हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज के इस विशेष क्लासरूम सेशन में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा सफर जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भारत की राजव्यवस्था को समझना चाहता है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय संविधान की, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक की। देखिए, अक्सर जब हम संविधान की मोटी सी किताब खोलते हैं ना, तो इतने सारे आर्टिकल्स और भाग देखकर लगता है कि मानो किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी हो। बहुत से स्टूडेंट शुरू में ही घबरा जाते हैं। सही कहा। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों या आर्टिकल्स को रटना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। आज की इस क्लास में हम लॉजिक, ट्रिक्स और मैजिक के जरिए संविधान को डिकोड करेंगे। और यही इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत होने वाली है। देखिए, संविधान कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे सिर्फ रट्टा मार के याद किया जा सके। ये एक बेहद तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया दस्तावेज है। हाँ, और जब हम इसके पीछे के पैटर्न को समझ लेते हैं तो अनुच्छेद अपने आप याद होने लगते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस डिकोडेड गाइड के माध्यम से आप सभी को एक ऐसा रोचक क्लासरूम अनुभव मिले जहां मुश्किल लगने वाले आर्टिकल्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएं। जैसे कोई कहानी या गणित का फॉर्मूला हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं संविधान के भाग 1 और भाग 2 में, जो कि संघ, उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता के सिद्धांत से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब देखिए, अनुच्छेद 1 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसे हम अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसे फेडरेशन नहीं कहा गया है। बिल्कुल। यूनियन कहने का सीधा सा लॉजिक यह है कि राज्यों के बीच किसी समझौते से ये देश नहीं बना है और किसी भी राज्य को अपनी मर्जी से इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि मिश्रा सर ने बताया, अगर हम यहाँ लॉजिक देखें तो ये केंद्र को बहुत मजबूत बनाता है और ये मजबूती हमें अनुच्छेद 2 और 3 में साफ नजर आती है। सही बात है। इन अनुच्छेदों के तहत हमारी संसद को असाधारण शक्तियां दी गई हैं। अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना हो, किसी मौजूदा राज्य की सीमाएं बदलनी हो या किसी राज्य का नाम ही बदलना हो, तो ये सब संसद आसानी से कर सकती है। मतलब राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह से संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। एकदम सही। और यहाँ पर अनुच्छेद 4 एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। हाँ दोस्तों, आमतौर पर जब संविधान में कोई बड़ा बदलाव होता है तो हमें अनुच्छेद 368 के तहत एक जटिल संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई बदलाव कर रहे हैं, जैसे कोई नया राज्य बनाना, तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जिसके लिए संसद में केवल साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर हमें परीक्षा में कंफ्यूज करता है। ये वास्तव में संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने देश के आंतरिक नक्शे को बदलने की प्रक्रिया को इतना लचीला रखा। बिल्कुल। अब अगर हम देश की सीमाओं से आगे बढ़कर देश के लोगों की बात करें तो हम आते हैं भाग 2 पर, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रावधान है। भारत में नागरिकता का जो मॉडल अपनाया गया है वो यूके मॉडल पर आधारित है। इसका अर्थ है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। मतलब हम चाहे महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें या उत्तर प्रदेश में, हमारी पहचान सिर्फ एक भारतीय नागरिक के रूप में होती है। राज्यों की अपनी कोई अलग नागरिकता नहीं होती। और यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना करना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि मिश्रा सर की टिप में बताया गया है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप का मॉडल काम करता है। अच्छा, वहाँ सिस्टम अलग है। हाँ, वहाँ एक व्यक्ति पहले अपने राज्य जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास का नागरिक होता है और फिर पूरे देश का, जबकि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जब देश का विभाजन हुआ तो नागरिकता तय करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। सही कहा। और इसीलिए अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 का परमिट नियम लाया गया। ये एक सख्त कट ऑफ तारीख थी। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नियम अलग थे, और जो इसके बाद आए उन्हें एक परमिट सिस्टम और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। और दोस्तों, इन सब उलझनों को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए अनुच्छेद 11 ने ये अधिकार पूरी तरह से संसद को दे दिया कि भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाएगी। बहुत ही शानदार डिकोडिंग। नागरिकता तय हो गई तो अब नागरिकों को कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए ना। बिल्कुल। अब हम उस हिस्से पर चर्चा करेंगे जो शायद संविधान का सबसे चर्चित और जीवंत हिस्सा है, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। हम बात कर रहे हैं भाग 3, भाग 4 और भाग 4A की। सबसे पहले आता है भाग 3 यानी मूल अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। इसे अक्सर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल ही ये बताने के लिए काफी है कि ये अधिकार कितने शक्तिशाली हैं। हमारे संविधान ने हमें 6 प्रमुख अधिकार दिए हैं और इन्हें एक क्रम में याद रखना जरूरी है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। ये कानून के सामने सबको बराबर रखता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें हमारी बोलने की आजादी से लेकर जीवन जीने की आजादी तक शामिल है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अनुच्छेद 23 और 24, जो बेगार और बाल श्रम रोकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। दोस्तों, अगर आप गिनती कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि छठा अधिकार कौन सा है। असल में पहले एक और अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, जो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन देश के विकास और भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में यह अधिकार बहुत बड़ी बाधा बन रहा था। इसीलिए इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं, अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको यह शक्ति देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये अधिकारों का रक्षक है, लेकिन अधिकारों की बात तो हो गई। क्या एक देश सिर्फ अधिकारों से चल सकता है? नहीं, राज्य की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यहीं पर एंट्री होती है भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें हम DSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। DSP का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है मिश्रा सर। हाँ, ये वास्तव में राज्यों के लिए निर्देश हैं कि उन्हें नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इनकी एक सीमा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और संविधान सभा के सदस्य KT शाह जी का एक बहुत ही सटीक कोट है इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने DSP को एक ऐसा चेक बताया था जो बैंक की मर्जी पर निर्भर है। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य आपको तभी देगा जब उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे। आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का लॉजिक समझते हैं। अनुच्छेद 39A बात करता है निशुल्क विधिक सहायता की, ताकि कोई भी गरीब न्याय से वंचित ना रहे। अनुच्छेद 40 बहुत खास है। ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो सीधे तौर पर महात्मा गांधी का सपना था। इसके अलावा अनुच्छेद 44 है, जो समान नागरिक संहिता यानी UCC का निर्देश देता है और आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश देता है। अधिकारों और राज्य के निर्देशों के बाद संतुलन पूरा करने के लिए एक चीज की कमी थी, और वो थी नागरिकों की जिम्मेदारी। इसीलिए बाद में संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे हमने USSR यानी तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित होकर अपनाया है। अनुच्छेद 51A के तहत जब इन्हें पहली बार जोड़ा गया था तब मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा से जुड़ा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देंगे। इस तरह आजकल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, DPSP की तरह ही ये कर्तव्य भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी आप इनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। अब तक हमने थियोरी और कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन अब इस क्लास का वो मैजिक मोमेंट आने वाला है जिसका आप सभी को इंतजार था। हम बात करने वाले हैं संविधान के मैजिक नंबर्स की, द +89 रूल और द +90 लॉजिक। दोस्तों, अक्सर छात्र केंद्र सरकार के आर्टिकल्स रट लेते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार के आर्टिकल्स की बारी आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। यहीं पर हमारा +89 रूल आपकी सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। बिल्कुल मिश्रा सर, ये एक ऐसी जादुई ट्रिक है जो घंटों का काम सेकंडों में कर देती है। इसका लॉजिक यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य की कार्यपालिका को लगभग एक ही ढांचे पर बुना है। इसीलिए अनुच्छेदों के बीच एक गणितीय अंतराल है। अगर आपको केंद्र सरकार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद है तो उसमें बस 89 जोड़ दीजिए, आपको राज्य सरकार का वही अनुच्छेद मिल जाएगा। चलिए इसे क्लासरूम की तरह कुछ उदाहरणों से समझते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, जिसका अनुच्छेद है 72। अब जल्दी से 72 में 89 जोड़िए। गणित क्या कहता है? जवाब है 161। और जादू देखिए, अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की क्षमादान की शक्ति दी गई है। एकदम सटीक। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। अब 74 + 89 कीजिए, मिलता है 163। और अनुच्छेद 163 राज्य में मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद की बात करता है। इसी तरह राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का अनुच्छेद 78 है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो 167 आएगा, जो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। और दोस्तों, ये ट्रिक सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, जिसका अनुच्छेद 76 है। अब 76 में 89 जोड़ें तो 165 आता है। अनुच्छेद 165 में राज्य सरकार के कानूनी अधिकारी यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान है ना ये कमाल का रूल? बिल्कुल सही कहा मिश्रा सर। बस केंद्र याद रखो, राज्य अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या? जब बात वित्तीय मामलों की आती है, पैसों के लेन देन की आती है, तो ये रूल थोड़ा बदल जाता है। तब हम द +90 लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पैसों के मामले में 89 नहीं 90 काम आता है। इसे ऐसे याद रखें कि पैसों का वजन थोड़ा भारी होता है। जैसे केंद्र में मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है,
अब 110 में 90 जोड़िए तो बनता है 199, जो कि राज्य विधानमंडल के मनी बिल का अनुच्छेद है। इसी तरह केंद्र का जो बजट होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। 112 में 90 जोड़ने पर 202 आता है और अनुच्छेद 202 राज्य के बजट का प्रावधान करता है। यहाँ पैसों और बजट की बात निकली है। तो मैं श्रोताओं के साथ एक बहुत ही काम की मिश्रा सर की टिप्स साझा करना चाहूंगी। हम आम बोलचाल में भले ही बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। सही बात है। अनुच्छेद 112 में इसे आधिकारिक तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है। और जब इतने बड़े देश का वार्षिक वित्तीय विवरण बन रहा है तो उस पब्लिक पर्स की रखवाली के लिए कोई तो होना चाहिए ना, जो अनुच्छेद 148 के तहत काम करते हैं। इन्हें गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। इनका काम ये देखना है कि सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया या नहीं। और दूसरे अधिकारी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, जो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। चलिए अब अपनी इस डिकोडिंग की प्रक्रिया को संसद, न्यायपालिका और अध्यादेश की शॉर्टकट ट्रिक्स की तरफ मोड़ते हैं। संसद के अनुच्छेदों को याद करने के लिए एक बहुत ही मशहूर और सरल शब्द है सरला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 3 अनुच्छेदों की एक सीधी चाबी है। इस सरला ट्रिक को डिकोड करते हैं। एस से बनता है संसद, जिसका अनुच्छेद है 79। आर से बनती है राज्यसभा, जिसका अनुच्छेद है 80। और एल से बनती है लोकसभा, जिसका अनुच्छेद है 81। तो 79, 80, 81, SRL। अब दोस्तों, जो गणित हमने अभी सीखा था उसे यहाँ लगाकर देखते हैं। क्या यहाँ +89 रूल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। संसद यानी 79 में 89 जोड़ेंगे तो 168 आएगा, जो राज्यों की विधानमंडल का अनुच्छेद है। राज्यसभा यानी 80 में 89 जोड़ने पर 169 मिलता है, जो राज्यों की विधान परिषद है। और लोकसभा यानी 81 में 89 जोड़ेंगे तो 170 मिलेगा, जो राज्यों की विधानसभा का प्रावधान है। ये ट्रिक्स आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, ये देखना अद्भुत है। इसी क्रम में उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, उसरा निकास। ये अनुच्छेद 63 से 69 तक चलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है 64। हाँ, अनुच्छेद 64 स्पष्ट करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। तो हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद 52 से 61 और राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद 153 से 159। बिल्कुल। तो चलिए इस पैटर्न को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। बिल्कुल, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से होती है, यानी राष्ट्रपति से। हाँ, इन नोट्स में राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों की जो श्रेणी दी गई है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक चलती है। और इसे याद रखने के लिए जो मुख्य सूत्र दिया गया है वो किसी मंत्र जैसा लगता है। एक तरह का मंत्र ही है। सूत्र है प का नी को का दु यो दश। पहली बार सुनने में ये भले ही एक अजीब सी ध्वनि लगे, हाँ, मतलब प का नी को का दुयोदश। बिल्कुल, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी अजीब लय ही इसे यादगार बनाती है। सही कहा। अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखा जाए तो ये सूत्र एक ऐसी चाबी है जो पूरे 10 अनुच्छेदों का दरवाजा एक स्पष्ट क्रम में खोल देती है। तो आइए इस सूत्र के पहले हिस्से को धीमे और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। सूत्र का पहला अक्षर है प। हाँ, स्रोत के अनुसार ये प अनुच्छेद 52 को दर्शाता है, जिसका अर्थ है पद। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, जो कि एक बहुत ही तार्किक शुरुआत है। किसी भी कार्यपालिका ढांचे को स्थापित करने से पहले ये बताना जरूरी है कि उसका मुखिया कौन होगा। बिल्कुल, एक गणतंत्र की नींव इसी प से शुरू होती है। यानी सबसे पहले पद की स्थापना। तो 52 हो गया प। और इसके तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 53। हाँ, सूत्र में प के बाद अगला अक्षर है का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि ये का किस चीज को दर्शाता है। यहाँ का अर्थ कार्यपालिका शक्ति से है, जो अनुच्छेद 53 में निहित है। जी। अब इस क्रम की खूबसूरती को देखिए। पहले एक सर्वोच्च पद स्थापित किया गया और फिर ठीक अगले ही कदम पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि उस पद के पास शक्तियां क्या होंगी। देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात इसी का में सिमटी हुई है। ये संविधान के डिजाइन की स्पष्टता को दिखाता है। बिना शक्ति के पद का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे तुरंत बाद रखा गया है। ये क्रम वाकई बहुत सटीक है। पद बना यानी प, फिर शक्ति मिली यानी का। इसके बाद सूत्र आगे बढ़ता है नी की तरफ, जो अनुच्छेद 54 के लिए है। स्रोत में बताया गया है कि नी का अर्थ है निर्वाचन। बिल्कुल, और यहाँ भी तर्क बहुत मजबूत है। पद स्थापित हो गया, शक्तियों को परिभाषित कर दिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कैसे चुना जाएगा। किसी भी लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। इसलिए शक्तियों के तुरंत बाद अनुच्छेद 54 में नी से निर्वाचन की प्रक्रिया आती है। लेकिन सूत्र यही नहीं रुकता। प का नी के बाद आता है को का। को अनुच्छेद 55 को दर्शाता है। नोट्स में इस को का अर्थ कोटा बताया गया है। यह कोटा असल में उस विशेष रीति या प्रणाली की ओर इशारा करता है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो अनुच्छेद 54 ने बताया कि चुनाव होगा और अनुच्छेद 55 ने बताया कि उस चुनाव का तरीका और कोटा क्या होगा। एकदम सही। यहाँ पर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सूत्र का पहला ऐसा है प का नी को का। यहाँ हमने देखा कि का अक्षर 2 बार आ रहा है। जी। पहला का
153 में कार्यपालिका शक्ति के लिए था और ये दूसरा का अनुच्छेद 56 के लिए है। सही कहा। नोट्स में इस दूसरे का के अर्थ को कार्यकाल बताया गया है और साथ ही स्पष्ट रूप से 5 वर्ष का जिक्र भी है। हाँ। लेकिन क्या एक ही सूत्र में 2 बार का आना भ्रम पैदा नहीं करेगा? हाँ। मतलब याद करते समय कोई ये कैसे तय करेगा कि कौन सा का पहले आएगा? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। सतह पर देखने में ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन कोई तर्क है इसके पीछे? बिल्कुल। अगर इसके पीछे की क्रोनोलॉजी यानी समय रेखा को समझा जाए तो कोई भ्रम नहीं रहता। अच्छा। सोचिए एक व्यक्ति के नजरिए से, क्या कोई व्यक्ति पहले अपना कार्यकाल तय करेगा या पहले उसे शक्तियां मिलेंगी? तार्किक रूप से तो पहले पद की शक्तियों को ही परिभाषित किया जाएगा। एकदम सही। कार्यपालिका शक्ति पहले आएगी, उसके बाद चुनाव यानी नी, और चुनाव का तरीका यानी को तय होगा। और जब व्यक्ति चुन लिया जाएगा तब ये बात आएगी कि वो व्यक्ति कितने समय तक उस पद पर रहेगा, यानी कार्यकाल, जो कि हमारा दूसरा का है। तो ये एक जीवन चक्र की तरह है। शक्तियां पद के साथ जुड़ी हैं, इसलिए वो पहले आती हैं, और कार्यकाल उस व्यक्ति के चुने जाने के बाद की स्थिति है, इसलिए वो बाद में आता है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही शानदार है। एक कहानी की तरह पूरा क्रम दिमाग में बैठ जाता है। अब सूत्र के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो अक्सर छोड़ दिया जाता है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। सूत्र है प का नी को का दु यो धिश। हमने 56 तक बात कर ली। अब दुदेश की बारी है, जो अनुच्छेद 57 से 60 तक जाता है। यहाँ दु क्या है? अनुच्छेद 57 के लिए दु का अर्थ है दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या वही व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है? अनुच्छेद 57 इसी का उत्तर देता है। इस तरह दु से दोबारा निर्वाचन का प्रावधान जुड़ जाता है। ये भी क्रोनोलॉजी में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ। कार्यकाल खत्म होने की बात हुई तो तुरंत दोबारा निर्वाचन की बात आ गई। इसके बाद यो आता है, जो अनुच्छेद 58 के लिए है। स्रोत के अनुसार यो का अर्थ है योग्यता। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। क्या योग्यता चुनाव से पहले नहीं आनी चाहिए थी? ये एक बहुत ही पैनी नजर है। सामान्य तौर पर हम यही सोचते हैं कि पहले योग्यता देखी जाती है, फिर चुनाव होता है। हाँ। लेकिन संविधान के इस हिस्से को ड्राफ्ट करते समय एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। वो कैसे? पहले पद, शक्तियां और चुनाव की प्रक्रिया तय कर दी गई। फिर यह तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहता है या दोबारा निर्वाचित होना चाहता है, बिल्कुल, तो उसके लिए बुनियादी अर्हताएं या योग्यताएं क्या होंगी। इसलिए अनुच्छेद 58 में यो से योग्यता को रखा गया है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। दु यो दश में अगला अक्षर द है, जो अनुच्छेद 59 को दर्शाता है। नोट्स में द का अर्थ दशाएं या शर्तें बताया गया है। जी, दशाएं या शर्तें। एक बार योग्यता तय हो गई तो कुछ निश्चित शर्तें भी होती हैं, जैसे कि व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद की गरिमा बनाए रखने के लिए यह द यानी दशाएं बहुत आवश्यक है। और फिर आता है इस जादुई सूत्र का आखिरी अक्षर श, जो अनुच्छेद 60 के लिए है। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से शपथ है। शपथ किसी भी संवैधानिक पद की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुहर होती है। सब कुछ तय होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से ठीक पहले शपथ ली जाती है। इसलिए ये क्रम के अंत में आता है। इस तरह पकानीको का दुयोदशा अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक की पूरी यात्रा को समेट लेता है। लेकिन यहाँ एक चीज जो बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान खींचती है, वो क्या? नोट्स में राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों का दायरा 52 से 61 बताया गया है, लेकिन हमारे इस ध्वन्यात्मक सूत्र में 60 के बाद कोई अक्षर नहीं है। हाँ। अनुच्छेद 61 को सूत्र से बाहर रखा गया है और उसे एक अलग शब्द के रूप में विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है, महाभियोग। महाभियोग को सूत्र की लय से बाहर रखना एक बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। कैसा अर्थ? अनुच्छेद 61 किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे गंभीर प्रक्रियाओं में से एक है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसे एक कविता या लय में बांधने के बजाय स्रोत ने इसे एक अलग और भारी भरकम शब्द के रूप में ही छोड़ दिया है। ये एक अनुस्मारक है कि कोई भी पद संविधान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, इसे अलग रखना इसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। एक तरफ हमारे पास पद की स्थापना और शक्तियों की एक सुचारू लय है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 61 के रूप में एक मजबूत सुरक्षा वाल्व है। तो ये तो बात हुई केंद्र की और उस सर्वोच्च पद की। जी। लेकिन हमारे संविधान का ढांचा संघीय है। जो व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ वैसी ही व्यवस्था राज्य स्तर पर भी है। तो चलिए अब चर्चा की दिशा को राष्ट्रीय कार्यपालिका से राज्य स्तर की कार्यपालिका की ओर मोड़ते हैं, जिसका मुख्य केंद्र राज्यपाल का पद है। स्रोत के अनुसार राज्यपाल का दायरा अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक है। और राष्ट्रपति की तरह ही यहाँ भी एक नया सूत्र सामने आता है। राज्य स्तर के लिए जो सूत्र नोट्स में दिया गया है वो है र का नी का यस। ये सूत्र भी पिछले सूत्र की तरह ही एक निश्चित लय में बंधा है। अगर इसे डिकोड किया जाए तो सबसे पहले आता है र, जो अनुच्छेद 153 के लिए है। इसका सीधा तात्पर्य राज्यपाल के पद से है। यानी फिर से वही बात, जी। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 52 प यानी पद से शुरू हुआ था, वैसे ही राज्य में 153 र यानी राज्यपाल के पद से शुरू हो रहा है। और इसके बाद जो आता है वो इस पूरे अध्ययन का सबसे शानदार हिस्सा है। सूत्र का दूसरा अक्षर है का, जो अनुच्छेद 154 को दर्शाता है। इसका अर्थ स्रोत में कार्यपालिका बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अगर हम इन दोनों सूत्रों की तुलना करें तो यह एक बहुत बड़ा आहा पल है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के सूत्र में दूसरा अक्षर क था, वो अनुच्छेद 53 के लिए था, कार्यपालिका शक्ति। और अब राज्यपाल के सूत्र में भी दूसरा अक्षर क है, जो अनुच्छेद 154 के लिए है, कार्यपालिका। मतलब ये कोई संयोग नहीं हो सकता। यही वो बिंदु है जहां सिर्फ रटने और ढांचे को समझने के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इससे ये बात सामने आती है कि केंद्र और राज्य का ढांचा काफी हद तक एक दूसरे का प्रतिबिंब है। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है, वही राज्य में राज्यपाल की है। दोनों
दोनों ही मामलों में पहले पद की स्थापना होती है और ठीक अगले ही अनुच्छेद में उस पद में कार्यपालिका शक्ति निहित कर दी जाती है। इस समानता को पहचान लेना ही इन स्मरण सूत्रों की सबसे बड़ी जीत है। यह सच में एक नई दृष्टि देता है। अब इस सूत्र के अगले हिस्से को देखते हैं। र का के बाद आता है नी। अनुच्छेद 155 के लिए ये नी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? राष्ट्रपति के मामले में नी का अर्थ निर्वाचन था, लेकिन राज्यपाल के मामले में यह नियुक्ति को दर्शाता है। दोनों नी से शुरू होते हैं, लेकिन उनका संवैधानिक अर्थ बिल्कुल अलग है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक भेद है, जिसे इस सूत्र ने बड़ी चालाकी से समेटा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ध्वन्यात्मक रूप से दोनों नी हैं, जो याद रखने में मदद करते हैं। लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि राज्य का प्रमुख केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, चुना नहीं जाता। यह हमारे अर्धसंघीय ढांचे की एक बड़ी विशेषता है। बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र में फिर से एक का आ गया है। र का नी का। ये दूसरा का अनुच्छेद 156 के लिए है। और राष्ट्रपति वाले सूत्र की तरह ही ये दूसरा का कार्यकाल को दर्शाता है। नियुक्ति हो गई तो अब यह बताना जरूरी है कि वो कितने समय तक पद पर रहेंगे। इसके बाद सूत्र के अंतिम अक्षर आते हैं य स। अनुच्छेद 157 के लिए य, जिसका अर्थ है योग्यता, और अनुच्छेद 158 के लिए स, जिसका अर्थ है शर्तें। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न का पालन कर रहा है। कार्यकाल तय होने के बाद पद की योग्यताएं और उसकी शर्तें परिभाषित की गई हैं। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई मोड़ देखने को मिलता है। क्या? मुख्य सूत्र र का नी का य स पर खत्म हो जाता है, जो 158 की शर्तों के लिए। जी। लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 159 की ओर भी ध्यान खींचती है और उसे विशेष तौर पर श के रूप में चिन्हित करती है, जो शपथ को दर्शाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। स और श की ध्वनि करीब है। और स्मरण सूत्र का मुख्य उद्देश्य याददाश्त को ट्रिगर करना होता है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। और ये शपथ कोई छोटी मोटी रस्म नहीं है। नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठने से पहले ली जाने वाली शपथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रक्रिया है। ये इस बात की सार्वजनिक प्रतिज्ञा है कि संविधान की रक्षा की जाएगी। बिना शपथ के कोई भी उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए ये प्रक्रिया के अंत में एक मोहर की तरह आती है। इन दोनों सूत्रों की मदद से वो पूरी यात्रा दिमाग में एक तस्वीर की तरह छप जाती है। पद का बनना, शक्तियों का मिलना, चुनाव या नियुक्ति होना, कार्यकाल का तय होना, योग्यता और शर्तें निर्धारित होना और अंत में शपथ लेना। अब रुख करते हैं हमारे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका की तरफ। यहाँ तो पूरा का पूरा एक नंबर गेम चलता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है, यानी 124। अब अगर आपको हाईकोर्ट का अनुच्छेद जानना है तो बस इन पहले दो अंकों की जगह आपस में बदल दीजिए। 1 और 2 को पलटकर 2 और 1 कर दीजिए, यानी 124 बन गया 214। और अनुच्छेद 214 ही हाईकोर्ट का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट 124 और हाईकोर्ट 214। ये नंबर गेम याद रखने में बेहद आसान है। इन दोनों अदालतों के बीच कुछ और दिलचस्प तुलनाएं भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तय की गई है, जबकि हाईकोर्ट के जजेस के लिए ये उम्र 62 वर्ष है। और जब अदालतों की बात हो रही है तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति रिट पावर की बात करना जरूरी है। हमने शुरुआत में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट की रिट पावर अनुच्छेद 226 के तहत आती है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ, और जैसा कि मिश्रा सर की किप है, भले ही सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन जब रिट जारी करने की शक्ति की बात आती है तो हाई कोर्ट की रिट पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक यानी वाइडर होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अच्छे को कंफ्यूज कर देता है। न्यायपालिका के बाद नंबर गेम का एक और जादू हमें अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर में देखने को मिलता है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत है, तो क्या होगा? ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसका अनुच्छेद है 123 यानी 123। और फिर से वही नंबर गेम खेलिए। 123 के पहले दो अंकों को पलट दीजिए तो बनेगा 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अध्यादेश वास्तव में एक अस्थायी कानून होता है। इसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है तो उसके 6 हफ्ते के भीतर इसे संसद से पास कराना जरूरी होता है, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है। बहुत ही सटीक विश्लेषण। अब हम देश के शीर्ष स्तर से उतरकर सीधे जमीनी स्तर यानी स्थानीय स्वशासन यानी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की ओर चलते हैं। आपको याद होगा हमने डीएसपीके में अनुच्छेद 40 का जिक्र किया था, जो ग्राम पंचायतों के गठन का गांधी जी का सपना था। वो सपना हकीकत कैसे बना, इसकी संरचना समझना बहुत जरूरी है। इसे संविधान में 3 अलग-अलग भागों में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जोड़ा गया। पहला है भाग 9 जो ग्रामीण इलाकों की पंचायतों से जुड़ा है।
इसे 1993 में 73rd संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसके आर्टिकल्स अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक चलते हैं। और गांव के बाद शहरों की बारी आती है। भाग 9A को शहरी नगरपालिकाओं के लिए लाया गया। ये भी 1993 में 74th संशोधन द्वारा जुड़ा और इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाग 9B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ये काफी बाद में 97वें संशोधन के तहत आया, जिसके आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT तक हैं। इस जमीनी लोकतंत्र के बाद हमें उस स्थिति को भी समझना होगा जब देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए। हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। इमरजेंसी प्रोविजंस जो भाग 18 में दिए गए हैं, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला है अनुच्छेद 352, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ये तब लगता है जब देश पर युद्ध का खतरा हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम ना कर पा रही हो, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब ये लगाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि ये अनुच्छेद एक डेड लेटर यानी मृत पत्र बनकर रहेगा, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन विडंबना देखिए कि भारतीय राजनीति में इसका जमकर दुरुपयोग हुआ। और तीसरा है अनुच्छेद 360, यानी वित्तीय आपातकाल। और राहत की बात यह है कि हमारे देश में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 लगाने की नौबत नहीं आई है। आपातकाल के अलावा केंद्र और राज्य के रिश्तों में कुछ और अहम आर्टिकल्स हैं जो तालमेल बिठाते हैं। जैसे अनुच्छेद 249, जो राज्यसभा को ये विशेष पावर देता है कि वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262, जो 2 राज्यों के बीच नदियों के जल विवाद को सुलझाने का रास्ता निकालता है। और अनुच्छेद 263, जो राज्यों के बीच बातचीत और समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल के गठन की बात करता है। ये समन्वय बहुत जरूरी है, और समन्वय के साथ साथ सामाजिक न्याय भी संविधान का एक बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए हमारे पास आरक्षण और विभिन्न आयोगों से जुड़े विशेष प्रावधान हैं। शुरुआत में हमारे देश में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए एक ही संयुक्त आयोग काम करता था। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि दोनों की जरूरतें अलग हैं, इसीलिए इसका विभाजन किया गया। आज अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय SC आयोग काम करता है और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय ST आयोग है। इसके अलावा 102वें संविधान संशोधन के जरिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया और अनुच्छेद 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और आरक्षण की व्यवस्था में हाल ही में हुए बदलावों को समझना भी जरूरी है। मिश्रा सर के टिप्स के अनुसार हमें याद रखना चाहिए कि 104वें संविधान संशोधन के जरिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो संसद और विधानसभाओं में मनोनयन का आरक्षण था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में SC और ST आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत आज भी मजबूती से लागू हैं। सामाजिक ढांचे के बाद एक और संवेदनशील मुद्दा आता है भाषा का। राजभाषा को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। अनुच्छेद 343 बहुत साफ शब्दों में कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करे। लेकिन यहाँ श्रोताओं को एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सरकारी कामकाज की भाषा है। ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण था। भाषा से आगे बढ़ते हुए हम भाग 21 पर आते हैं, जहां अनुच्छेद 371 की एक पूरी डिकोडिंग सीरीज है। भारत के कुछ राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी था, और इसे एक क्रम में याद रखना परीक्षा के लिहाज से बहुत काम आता है। अनुच्छेद 371 विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371F सिक्किम के लिए और 371J कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये आर्टिकल्स सुनिश्चित करते हैं कि इन राज्यों की विशिष्ट पहचान और जरूरतें सुरक्षित रहें। दोस्तों, हमने अनुच्छेद 1 से लेकर लगभग सभी महत्वपूर्ण पड़ावों को पार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संविधान जो 1950 में लागू हुआ था वो पत्थर की लकीर है? नहीं, संविधान का संरक्षण और इसमें समय के साथ बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। ये शक्ति संसद को संविधान संशोधन के जरिए दी गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। लेकिन संसद की ये शक्ति असीमित नहीं है। क्या संसद पूरे संविधान को ही पलट सकती है? इसका जवाब दिया गया ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में।
इस केस से मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा हैं। और इसी के साथ हम इस विशाल और महान दस्तावेज के समापन पर आ पहुंचे हैं। अनुच्छेद 393 इस पूरी किताब को इसका आधिकारिक नाम देता है, भारत का संविधान। और आखिरी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 395 एक तरह से भारत के ब्रिटिश अतीत को दफन करने का काम करता है। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे पुराने अंग्रेजी कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर देता है। बिल्कुल। हमने लॉजिक, ट्रिक्स और मैजिक के जरिए पूरे संविधान का सफर तय किया। लेकिन आज के सेशन को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के सामने एक गहरा विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहते हैं। हाँ, भले ही अनुच्छेद 395 ने पुराने ब्रिटिश कानूनों को समाप्त कर दिया हो, लेकिन हमारे संविधान को जो चीज आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाए रखती है वो है इसका एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना। आप सभी सोचकर देखिए, एक ऐसा दस्तावेज जो दशकों पहले टाइपराइटर और फाउंटेन पेन के युग में लिखा गया था, वो आज के इस डिजिटल युग की चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है। आज जब हम निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, डेटा सुरक्षा की बात करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नए अधिकारों की मांग करते हैं, तो यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है। ये इसके लचीलेपन और उसी बेसिक स्ट्रक्चर की दूरदर्शी सोच का ही कमाल है जो इसे रुकने नहीं देता, बल्कि समय के साथ बहना सिखाता है। ये वाकई में चिंतन का एक बहुत ही शानदार विषय है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ नियम नहीं थोपती, बल्कि देश के हर नागरिक के साथ साथ खुद भी विकसित होती है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत क्लास को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।